हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करने वाले। इंडिया में कैसा सिनेरियो है एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर, चाहे वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो या फिर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो, हर एक चीज़ को इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, कन्वेंशनल एनर्जी में हम लोग पर्टिकुलरली कोल को जानेंगे, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ कोल को देखेंगे, फिर किस तरीके से इंडिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, मैप की मदद से इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कोल रिजर्व्स इन इंडिया देखेंगे। फिर कौन कौन से आपका जो टर्शियरी या गोंडवाना फॉर्मेशंस की हम लोग बात करने वाले हैं जो कि पर्टिकुलर इंडिया में पाई जाती हैं। इसके बाद में उसका थोड़ा सा हम लोग और डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल देखेंगे। फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कोल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एक और जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज, दैट इज़ पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, किस क्या क्या इसके यूजेस हैं, या फिर कौन कौन से टाइप की प्रोडक्शन होती है, ऑफ शोर क्या होता है, ऑन शोर क्या होता है, इसको भी हम लोग एक हैंड ड्रॉन मैप की मदद से समझेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे जो पेट्रोलियम जहाँ से इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है उन एरियाज़ की भी बात करेंगे, जैसे मुंबई हाई क्या है, बेसिन क्या है, आलिया बीट क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड में हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे, और साथ ही में कुछ जो इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। सो ये वीडियो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में आंसर्स को लिखने में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। देखिए, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि एनर्जी, आपको पता है किसी भी चीज़ को कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती है, ऐसी चीज़ें जिनसे हमें एनर्जी ही प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल हो जो चीज़ें। अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनर्जी की हर चीज़ में ज़रूरत है। आपका पावर में एनर्जी की ज़रूरत है, आपका इरीगेशन में एनर्जी की, एग्रीकल्चर में, हर एक सेक्टर में एनर्जी की ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो। टाइप्स ऑफ एनर्जी हम लोग देखें कि देखो, सोर्स के अकॉर्डिंग दो तरीके की होती है, एक नॉन कमर्शियल और एक कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल जो जैसे आप फायरवुड, आप जो आग वगैरह जलाते हो, या कंडे होते हैं जो काऊ डंग होता है उसको आप जलाते हो, या फिर चारकोल को आप जलाते हो, तो ये एक ट्रेडिशनल टाइप का जो हमेशा से लोग जो जलाते आए हैं उस तरीके का एक सोर्स ऑफ एनर्जी। उससे क्या क्या मिलता है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया आपका ट्रेडिशनल। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल एनर्जी, दैट इज़ जिसमें जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है ये बहुत वेरियस पर्पसेस के लिए, आपका पावर के लिए, आपका लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जब यूज़ करते हैं या अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए, तो वो क्या हो जाता है आपका कमर्शियल एनर्जी, जिसको कमर्शियली प्रोड्यूस भी किया जाता है और बेचा भी जाता है। नेचर के हिसाब से कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, जैसे आप रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल पढ़ते हैं छोटे क्लासेस में, सेम चीज़ है। कन्वेंशनल क्या होता है, जिनकी एक लिमिटेड सप्लाई होती है और जो एग्जॉस्टिबल होते हैं, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सबको बार बार आप दोबारा से इनको जनरेट किया जा सकता है। हम लोग आएंगे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कोल पर। देखो, कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपका पावर प्रोडक्शन में, या जो आपके घर में जो बिजली आ रही है ना, उसका मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं इसको बनाने में जो रोल है वो कोल का ही है। Coal is an inflammable organic substance. It is found in form of sedimentary rocks. The hydrocarbons present in coal provide necessary combustion to make it a fuel. हाइड्रोकार्बन की वजह से, देखिए एक चीज़ आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ को जलने के लिए कार्बन कंटेंट होना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन ही होता है जो एक्चुअल में जलता है या बर्न होता है या एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब कोल कैसे बनता है, देखो, व्हेन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स वर बरीड अंडर द सेडिमेंट्स ओवर द ईयर्स, बहुत सालों का समय लगता है इसमें, the wood of the forest got burnt and decomposed slowly from the heat below and pressure from the above। तो जो भी जितने भी आपके पुराने टाइम के या बहुत सालों पुराने जो भी आपके फॉरेस्ट लैंड्स थे, वो जब बरी हुए सेडिमेंट्स, धीरे धीरे प्रेशर, जब कोई चीज़ सॉइल के अंदर चली जाती है तो वहाँ पर और आपका जो क्रस्ट के
जो भी मतलब आपके लैंड के अंडर में अगर फॉरेस्ट आ गए हैं या फिर वो दब रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर भी आता है, हीट नीचे से मिलती है, कोर से आपकी हीट आती है अर्थ की। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि इनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है और कार्बन का जो अमाउंट है वो आपका इंक्रीज होता है। और जब कार्बन ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है तो वो क्या बन जाता है, आपका कोल बन जाता है। देखिए कार्बन ही एक कार्बन का जो अमाउंट है इसके बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ कोल को भी देखेंगे। 4 तरीके के मेन जो कोल आपके पाए जाते हैं, दैट इज फर्स्ट इज एंथ्रासाइट आपका, उसके बाद है बिट्यूमिनस, उसके बाद आपका लिग्नाइट और एक है पीट। देखो चारों में कुछ कुछ डिफरेंसेस है। सबसे पहला तो बेसिक जो कार्बन कंटेंट में जो डिफरेंस है, एंथ्रासाइट सबसे A1 क्वालिटी का, सबसे बढ़िया क्वालिटी का आपका कोल होता है जिसमें 80 to 95% कार्बन होता है। बिट्यूमिनस में 60 to 80% होता है, लिग्नाइट में 40 से 55% तक का होता है और पीट में लेस देन 40% होता है। ये बेस्ट क्वालिटी का है एंथ्रासाइट। इसमें कम मॉइस्चर है, इसमें हीट कंटेंट ज़्यादा है। हीट कंटेंट का मतलब क्या है कि कम एंथ्रासाइट को भी जलाओगे तो उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और ये इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है आपका, बहुत कम एंथ्रासाइट देखो इंडिया में पाया ही नहीं जाता है, बहुत कम। जो आपका कश्मीर वगैरह में, जम्मू कश्मीर में बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। बिट्यूमिनस क्या है, इसमें जो मॉइस्चर का लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट से। इसका हीट कंटेंट भी अच्छा खासा होता है, मतलब जलाने पे बढ़िया हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में ये पाया जाता है। लिग्नाइट जो है वो थोड़ा सा लो ग्रेड का है। इसमें अराउंड आप कह सकते हैं कि मॉइस्चर जो है वो 35% तक का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मॉइस्चर का मतलब आप समझ लोगे कि इसका क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। हीट कंटेंट भी थोड़ा कम होता है, यानी ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। राजस्थान, नेवेली जो कि तमिलनाडु में है, करेवा ऑफ जम्मू कश्मीर, इन सब जगह पर ये पाया जाता है। पीट में क्या होता है, ये भी लोवेस्ट क्वालिटी का होता है और बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर होता है, बहुत ही कम हीट कंटेंट होता है। राजस्थान, लखीमपुर, असम और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। देखिए कोल को हम लोग कोकिंग और नॉन कोकिंग कोल में भी ही आप कह सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। कोकिंग कोल क्या होता है, जो कि आपका कोक प्रोड्यूस करे, और जो नॉन कोकिंग कोल क्या होगा, जो कोक ना प्रोड्यूस करे। अब कोक क्या होता है, देखो जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने कवर किया था कि किस तरीके से कोक की मदद से एक रॉ मटेरियल कोक होता है आपका, जिसकी मदद से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है। तो कोक जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटीरियल है। तो ऐसा भी कोल होता है जिससे कोक बनाया जा सकता है और ऐसा भी कोल होता है जिससे कोक नहीं बनाया जा सकता। अब इंडिया में देखो कोल की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या इसका यूजेज है, इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है इंडिया के लिए। बेसिक जो पावर जनरेशन है ना इंडिया का, यानी जो आपके घर में जो बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसमें तो बहुत ही बड़ा रोल है। एज ऑफ सितंबर 2021 ये जो लेटेस्ट डेटा है उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। जो भी आपका थर्मल पावर जो जनरेट होता है वो कोल, गैस, पेट्रोलियम, इन सबसे अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो 60% ऑफ इंडियाज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें से 50% तो आपका केवल और केवल कोल की ही वजह से थर्मल पावर जनरेट होता है। इस वजह से कोल को क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल है। बिजली तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अच्छा देखिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स का एक पार्ट है। ये जो मैप है आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैप अगर डिस्टॉर्टेड या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये किसी बच्चे ने ही बनाया तो उतना परफेक्ट मैप नहीं है। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ, देखो बोकारो, झरिया, कोरबा, आपका सिंगरेनी, नेवेली। नेवेली जो है ये तमिलनाडु स्टेट में है, और आपका यहाँ पर सिंगरेनी है, तालचेर है, आपका रानीगंज वेस्ट बंगाल में है आपका झरिया हो गया, यहाँ पर आपका बोकारो है, कोरबा है, कोरबा झारखंड में है आपका, और सिंगरेनी जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ जाता है आपका। इसके अलावा माकूम जो है आपका यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की साइड में, जांजी है, झरिया है। किस किस स्टेट में कौन कौन से हैं इसको अभी हम लोग स्टेट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोल या कोल फील्ड्स को यहाँ पर दिखाना है। कोल माइंस यानी पर्टिकुलर जो है, यानी जैसे बोकारो नाम दिया है तो बोकारो में माइंस है, और कोल फील्ड्स मतलब यहाँ पर भी माइंस हो सकती हैं या फ्यूचर में कहीं जा कर के आपकी वहाँ पर माइंस निकाली जा सकती है। तो इस वजह से मैंने उसको ब्राउन एरिया में ये शेडेड रखा है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोल रिजर्व्स। देखो दो तरीके के रिजर्व्स है या दो तरीके की रॉक फॉर्मेशन है इंडिया में जहाँ से कोल मिलता है। एक तो आपका गोंडवाना कोल, एक है आपका टर्शियरी कोल। इसको भी अभी हम लोग मैप से समझेंगे कि जो नीचे वाला जो साउथ इंडिया वाला आपका पार्ट है वहाँ पर बेसिकली क्या है, गोंडवाना कोल मिलता है। अब गोंडवाना कोल क्या होता है या टर्शियरी कोल क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। गोंडवाना कोल जो है ये 99% इंडिया में जो कोल आपका निकलता है रिजर्व से वो गोंडवाना कोल के ही है। और ये कितने ईयर्स पुराने हैं, अराउंड 250 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। और इनमें अच्छा खासा कार्बन कंटेंट होता है गोंडवाना जो कोल होता है, लेकिन ये कार्बोनीफेरस से थोड़े से यंगर है। कार्बोनीफेरस थोड़ा और बेटर होता है, मगर कार्बोनीफेरस का कोई फ़ायदा नहीं, 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड होता है। और इंडिया में ये एब्सेंट है, इंडिया में कार्बोनीफेरस मिलता ही नहीं है। तो गोंडवाना कोल ही इंडिया का आप कह सकते हो सबसे जो बेस्ट कोल है वो गोंडवाना कोल ही है। टर्शियरी थोड़ा सा नया नया है, जो अभी जहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 60 मिलियन ईयर्स एगो ही इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। तो ये केवल 60 मिलियन ईयर्स एगो का है, तो इतना अच्छा लो क्वालिटी का है, इतना ज़्यादा आप कह सकते हो उतना अच्छा नहीं है ये कोल। और इसमें मेनली क्या आ जाता है आपका लिग्नाइट, लिग्नाइट को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। देखो यहाँ पर मैप की मदद से समझाता हूँ मैं कि टर्शियरी फॉर्मेशंस ये जो नॉर्दर्न पार्ट्स में हो रहे हैं ये टर्शियरी फॉर्मेशंस है। यहाँ पर आपके ईस्टर्न जो ईस्ट इंडिया है वहाँ पर भी आपके टर्शियरी रॉक्स हैं। और गोंडवाना जो है ये आपका पूरा पेनिनसुलर जो रीजन है ना, वहाँ पर आपके गोंडवाना फॉर्मेशंस है और वहीं पर आपके गोंडवाना कोल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना इन दी वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे हम लोग। देखो बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और इनमें बहुत अच्छे डिपॉजिट्स भी है। अराउंड जो 75% आपका कोल है वो कहाँ पर मिलता है, इन 4 स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो ये चारों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ये स्टेट्स हैं इंडिया में। फिर यहाँ पर मैंने गोंडवाना कोल की कौन कौन सी साइट है और टर्शियरी कोल की कौन कौन सी साइट है इसको भी यहाँ पर दिखा दिया है। आपको पता है छत्तीसगढ़ में कोरबा कोल फील्ड्स अभी हमने देखा था, झारखंड में झारिया और बोकारो है, ओडिशा में तालचेर है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, तेलंगाना में सिंगरेनी। ये सारे क्या है, गोंडवाना कोल्स हैं, ये सारे गोंडवाना कोल की फील्ड्स हैं। फिर हम लोग ने टर्शियरी में देखा था असम, हमने कहा था ना कि नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में आपका टर्शियरी कोल पाया जाता है, तो असम में माकूम कोल फील्ड अभी हमने मैप में भी देखा था। मेघालय में जो आपके गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंटिया हिल्स है, यहाँ पर भी आपका टर्शियरी कोल मिलता है। और अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामरूप में आपका टर्शियरी कोल मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिग्नाइट कहाँ पर मिलता है। हमने अभी बात करी थी लिग्नाइट कैसा है, टर्शियरी को जो आपका टर्शियरी कोल है उसी का एक बहुत ही आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म है लिग्नाइट। यहाँ आपका तमिलनाडु में जो नेवेली है, या गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, या राजस्थान के बीकानेर में भी मिलता है। एडवांटेजेस ऑफ कोल, चीपेस्ट फॉसिल फ्यूल है। देखो इससे बहुत इजीली एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, आसानी से इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, चीप इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और अराउंड जो वर्ल्ड की 30% जो एनर्जी सप्लाई है वो आपका कोल से ही आती है। इससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, जैसे जो माइंस में जो वर्कर्स होते हैं या जो पावर प्लांट्स में जो वर्कर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। साथ में स्टील और अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था कोक जो है ये एक रॉ मटीरियल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, और कोक किससे बनता है, कोल से बनता है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल। इससे पॉल्यूशन होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसी गैसेस निकलती हैं। और कई बार क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐश कंटेंट भी होता है, जो इंडियन कोल है पर्टिकुलरली उसमें ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा है, राख बहुत ज़्यादा निकलती है, तो उसकी वजह से आपका सॉयल और वाटर पोल्यूशन भी होता है, लैंड पोल्यूशन भी हम लोग कह सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कोल इज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट्स टू दी पार्ट्स ऑफ द वेस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमने देखा था ज़्यादातर जो मैप में भी हमने देखा था, तो ईस्ट साइड में यहाँ ओडिशा वगैरह और जो मध्य प्रदेश और इन सब में भी, मतलब छत्तीसगढ़ या जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहीं पर कोल्स मिलते हैं, तो इसको हमें वेस्ट साइड में थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका पेट्रोलियम रिसोर्सेज। देखिए क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको फास्ट रख रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना बने।
अब हम लोग इसको भी इन शॉर्ट देखेंगे। पेट्रोलियम जो चीज़ है, जैसे आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पेट्रा और रॉक। पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मतलब होता है रॉक, ओलियम मतलब होता है ऑयल। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उससे ये ऑयल जो है वो निकलता है, इस वजह से इसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं। ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल लिक्विड होता है। यहाँ पर हम लोग क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं या पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात नहीं कर रहे, डीजल की बात नहीं कर रहे हैं। वो सब तो इसके आप कह सकते हैं बाद में जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, ये अलग है। इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि ये एक इन्फ्लेमेबल लिक्विड है जिसमें 90 to 95% जो है वो हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो जो पेट्रोलियम है ये आपका क्रूड पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के फॉर्म में पाया जाता है। इसको फिर रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहाँ से अलग अलग जैसे वैक्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें इसके प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। अब देखो ये इसका फॉर्मेशन कैसे है, इसको भी समझ लेते हैं। जो आपके जो स्मॉल फ्लोरा एंड फौना वर अबेंडेंट ड्यूरिंग लोअर एंड मिडिल टर्शियरी पीरियड्स, जितने भी जानवर या जो भी आपके वेजिटेशन वगैरह थी जो धीरे धीरे जो ख़त्म हुई, जो नीचे दब गई, या जिसको आप कह सकते हैं जिसको आपने बरी किया था, वो जो लोअर और मिडिल टर्शियरी पीरियड्स। टर्शियरी पीरियड मतलब ज़्यादा समय नहीं, टर्शियरी हमने क्या देखा था 60 मिलियन ईयर्स एगो ना, तो बहुत ज़्यादा समय की यहाँ पर बात नहीं हो रही। वो क्या हो गए, वो सैंड, क्ले, सिल्ट, इन सब के साथ में ये डिपॉजिट होने लगे और इसके साथ धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर था वो धीरे धीरे डिकम्पोज हुआ और इन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर चला गया। अब अंदर जाने के लिए भी क्या है कि आपका जो रॉक होता है सेडिमेंट्री रॉक, वो कैसे होता है, पोरस होता है। पोरस या परमिएबल सब्सटेंस होता है, सेमी परमिएबल सब्सटेंस होता है। इसमें क्या होता है कि अंदर चीज़ें जा सकती हैं। आपको पता होगा ना, कोई चीज़ अगर पोरस है, पोर्स है उसमें, तो उसके अंदर चीज़ जा सकती है। तो वहाँ पर ही जो आपका डिकम्पोज हुए जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो धीरे धीरे इन रॉक्स में चला गया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, आपका ये पेट्रोलियम वहाँ पर फॉर्म हो गया। अब जो ये पेट्रोलियम जब फॉर्म भी हुआ तो देखो इसमें पानी भी था और आपका इसमें ऑयल भी था, लेकिन क्योंकि ऑयल जो होता है वो लाइट होता है, इस वजह से वो ऊपर फ्लोट करता है, तो वो ऊपर आ जाता है और जो वाटर का कंटेंट है वो नीचे रह जाता है। ये तो आपने बेसिक फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्रूड ऑयल इज जनरली फाउंड इन रिजर्वॉयर्स और चैम्बर्स formed when sedimentary rocks are folded and inclined. Along with crude oil, water is also present. ये मैंने अभी आपको बता दिया था। यूजेस देखेंगे पेट्रोल के या पेट्रोलियम के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस है। देखो ये एक एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपको पता है व्हीकल्स तो यार पेट्रोल डीजल से ही तो चलते ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मरीन फ्यूल, ये सारी चीज़ें आपका पेट्रोलियम से ही बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ऑल्दो कोल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मगर इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स बनाने के लिए, जैसे मैंने वैक्स की बात करी थी, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो दो तरीके से पेट्रोलियम को निकाला जाता है, एक होता है ऑफ शोर, एक होता है ऑन शोर। आपको समझ में आ रहा होगा ऑफ शोर का मतलब क्या है कि किनारे से अलग दूर जाके, यानी ये जो नदी है, सी है, बेसिकली जो रिवर बॉडी है उसके अंदर घुस करके नदी के अंदर से आपका पेट्रोल को या पेट्रोलियम को निकाला जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑफ शोर ऑयल प्रोडक्शन। Offshore oil production involves extracting oil and gas from beneath the sea। और onshore में क्या होता है कि आप किनारे पे ही हो और वहाँ से आपको पेट्रोलियम मिल रहा है, यानी आप शोर पर हो, आप लैंड से ही एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन। अगेन इसको भी हम लोग मैप से समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल पेट्रोलियम फील्ड्स भी है, जैसे यहाँ पर पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, बहुत फेमस है डिब्रूगढ़, आपको पता होगा डिगबोई जो ऑयल फील्ड है, या नहर काटिया, शिव सागर, ये चारों ये जो पांचों हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है। यहाँ से आपका पेट्रोलियम निकलता है। कहाँ पर, किस स्टेट में क्या है, वो भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर आपके कुछ जो ऑफशोर है, जैसे आपका बेसिन हो गया, आपका मुंबई हाई हो गया, या जो सागर सम्राट से जहाँ पर निकाला जाता है मुंबई हाई में। फिर आपका आलिया बेट हो गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कालोल है, अंकलेश्वर है,
और ये सारे जो है ये थोड़े इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड्स है। अब कौन कौन सा किस किस स्टेट में है या फिर कौन कौन सा ऑन शोर है, कौन सा ऑफ शोर है, इसको भी जान लेते हैं। ऑफ शोर वाले मैंने अभी बताया था आपका मुंबई हाई बेसिन, आलिया बेट और कृष्णा गोदावरी बेसिन से भी निकाला जाता है। ऑन शोर यानी जो लैंड से निकाला जा रहा है उसमें क्या है आपका डिगबोई, क्योंकि यार यहाँ पर तो कोई सी भी नहीं है ना, कोई सी या कोई रिवर या ऐसा कुछ नहीं है, तो डिगबोई जो है वो आपका ऑन शोर है। उसके अलावा आपका नहर काटिया हो गया। गुजरात में आपका अंकलेश्वर, लूनियज और अहमदाबाद है। अरुणाचल में आपका मनभूम फील्ड्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पेट्रोलियम फील्ड्स या ऑयल फील्ड्स हो गए। अब हम लोग इन्हीं फील्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे ये शॉर्ट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मुंबई हाई की बात करते हैं। देखो जो मुंबई हाई है अभी हमने मैप में देखा था, यहाँ पर आपका मुंबई हाई जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पेट्रोलियम रिजर्व है या फिर ऑयल फील्ड है। क्यों? इट इज़ लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के कोस्ट से थोड़ा सा दूरी पर है। ऑयल इज टेकन फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 1400 मीटर विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डिजाइन प्लेटफॉर्म नोन एज सागर सम्राट। एक प्लेटफॉर्म टाइप का गवर्नमेंट ने बना के रखा है जिसको नाम दिया है सागर सम्राट। यहीं से आपका ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखो ये जो डिस्कवरी थी मुंबई हाई की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है इंडिया में, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें रिवॉल्यूशनाइज हुई है, यानी एक तरीके का रिवॉल्यूशन था इसका डिस्कवर होना ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर भी है इंडिया के पेट्रोलियम रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है आपका बेसिन, ये भी मुंबई हाई के ही पास में है। इसमें क्या है जो आपका इसके जो रिसोर्सेज है वो अभी तक या जो रिजर्व्स है उनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा गया है, और इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके जो रिसोर्सेज है वो मुंबई हाई से भी बेटर हो, लेकिन अभी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ह्यूज रिजर्व्स मिले हैं। आलिया बेट जो है इट इज़ लोकेटेड एट द आलिया बेट आइलैंड इन गल्फ ऑफ खम्बट अबाउट 45 किलोमीटर ऑफ भावनगर, यानी गुजरात से थोड़ा दूरी पर है ये 45 किलोमीटर। और कि ये एक आइलैंड पर है, आलिया बीट नाम का एक आइलैंड है जहाँ से आपके यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे पेट्रोलियम के। इट इज़ वेरी हाई पावर रेशियो। इसका मतलब क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी में भी अगर पेट्रोल हो, जैसे आप गाड़ी में 1 लीटर भी भरवाते हैं तो उससे आप बहुत दूर तक का जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। तो बहुत एनर्जी होती है कम स्मॉल क्वांटिटी में भी, और साथ ही ये लिक्विड है तो ये इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी किया जा सकता है। ये प्लास्टिक मेकिंग में भी इम्पॉर्टेंट है, केमिकल में है, और सिंथेटिक मटेरियल्स को बनाने में भी। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेट्रोल जो है इसको कभी भी आप स्टोर कर सकते हो और कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस अगेन वही सब हो जाएगा आपका, पॉल्यूशन इससे भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज निकल सकती हैं, और ये जो है ये आपका नॉन रेन्यूएबल है, यानी कुछ समय के बाद इसकी एक लिमिट है यूज़ की, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। सेम चीज़ कोल में भी था, कोल भी नॉन रेन्यूएबल है, या आप कह सकते हैं कन्वेंशनल सोर्स है। क्रूड ऑयल जो है इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते आप, ऑब्वियस सी बात है। क्रूड ऑयल को आप रिफाइनरीज में बेचते हो, वहाँ पर जैसे आपने बचपन में नहीं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक प्रोसेस होती है, तो उसी तरीके से आपका जो रिफाइनरीज में रिफाइनमेंट होता है उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। इससे मरीन फ्लोरा एंड फौना को भी थोड़ा सा नुकसान पहुँचता है। क्यों? क्योंकि आप सी के अंदर जा कर के आप उससे पेट्रोल निकालते हो ना, तो उसमें कई बार और जब आप जो भी ये जिस भी मशीन्स का यूज़ करते हैं या जिस भी टेक्नोलॉजी का, तो उससे कुछ ना कुछ जो वहाँ रहने वाले जो फ्लोरा एंड फौना है उनको उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, उन पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और इंडिया जो है वो पेट्रोलियम इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, यानी इंडिया के पास इतने ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व्स है नहीं या इतने रिसोर्सेज है नहीं, तो इसकी वजह से उसको क्रेडिट डेफिसिट का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन भाई इम्पॉर्टेंट है तो ख़रीदना तो पड़ेगा ही आपको, इसको पूरा तो करना ही पड़ेगा, वरना पेट्रोल के आप जब भी थोड़ा सा भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कितना प्रॉब्लम होती है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज जिन्हें हम लोग अलग अलग किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे नेचुरल गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका डैम्स से या जो आपका फ्लोइंग वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। फिर नॉन कन्वेंशनल में हम लोग आ जाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी, शेल गैस। शेल गैस जो है ये कैसी होती है? शेल फॉर्मेशन,
या शेल्स के अंदर जो गैस ट्रैप्ड होती है उसे हम लोग शेल गैस कहते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो होती है आपकी, बायोगैस जो होती है, जियोथर्मल जो होती है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज है। इनको किसी और वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और वहाँ पर आप ज्वाइन करके और भी दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके भी नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।